कि मेरी आज जो कुछ भी पहचान है वो छात्र संघ के कारण है। कोई भी पूछता है कि पाठक जी कौन है या दयाशंकर जी कौन है, सब जानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले। मायावती जी के उन पे कालिक पोत दी गई थी। चौथे दिन गैंगस्टर लग गया, फिर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई कि इटावा में जो है मंदिर बन रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी वहाँ आना चाहिए। लोहिया जी कहते थे कि अंतिम व्यक्ति के तक भी वो सुविधाएं पहुँचनी चाहिए। मुसलमान है तो आप मस्जिद ही जाइए, हिंदू है तो मंदिर ही जाए। बहुत से इस बात को भी कहते कि नमाजवादी पाकिस्तान उकसाने की बात करेगा या कार्रवाई करेगा तो हम उनको माकूल जवाब दें। दूसरा पक्ष ये कि पुलवामा आखिर हुआ क्यों। भारतीय जनता पार्टी है वो बड़ी चालाकी से अपने फेलियर को छुपाना चाहती। अब भारतीय जनता पार्टी इधर अपने प्रवक्ताओं को हम लोगों के सामने नहीं भेजती और चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि वो संविधान से ऊपर है। तो हमने तो कितने यादवों को टिकट दिया था लोकसभा चुनाव में, देख लीजिए आप। एसएसपी के घर में घुस जाते हैं, किसी पुलिस वाले को अपनी वर्दी फाड़ देनी पड़ रही है। जो करनी सेना के लोग हैं, ये मिस कॉल से सदस्य बने हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे सांसद के घर चले जाते हैं बुलडोजर लेके। हाँ वो तो फैक्ट्री चलाते हैं झूठ की। पूरे विश्व में अमित मालवीय जैसा व्यक्ति होगा ही नहीं। आपकी 11 साल से केंद्र में सरकार है, आप बताएं ना कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया। हमने तो कानपुर में देखा था, माँ बेटी दोनों जिंदा जल गई थी। क्रिकेट मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, और वो हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है और हम मैच खेलेंगे। ये दोहरा चरित्र। आप इनसे पूछिए, आप जनहित के मुद्दे पे कब आखिरी बार सड़क पे उतरे थे? कभी उतरे भी थे? हमारा परिवारवाद जो कहते हैं, ये हमारा परिवारवाद तो संघर्ष का परिवारवाद है। हम जैसा किस क्रिकेट बोर्ड को से आते हैं, मैं समझता हूँ उनको अभी ग्रिप भी नहीं पता है वो बैट की कैसी होती। और ग्रिप सही हो जाए तो शायद हो सकता हो कि पाकिस्तान से फिर मैच ना हो। हैदराबाद के भाईजान हैं और लखनऊ में टुंडे कबाबी है। बिरयानी खाए, टुंडे के कबाब खाए और उत्तर प्रदेश से जाए। नेताजी अपने विरोधियों का भी बड़ा सम्मान करते थे। कई बार तो मैं ब्रजभूषण शरण सिंह को सुन रहा था, आदरणीय अखिलेश यादव जी में नेताजी की परछाई देखते हैं, उनकी सूरत देखते। बकरी चोरी के मुकदमे, किताब चोरी के मुकदमे, कपिल सिब्बल जी राज्यसभा गए तो किसकी सिफारिश पे गए? माननीय आजम साहब जेल में हैं, आपने क्या किया? सूचना विभाग का बजट इतना ज़्यादा है कि जिसका दाना उसका गाना। कोई जादू छड़ी होती जैसे जय शाह जी घुमाते हैं, कई बार उनके पैसे करोड़ों में हो जाते हैं। सब जानते हैं वो घर वापसी नहीं, वो भी धर्मांतरण है। तो ये अन्याय केवल मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, ये अन्याय दलितों के साथ भी हो रहा है। आस और उम्मीद नजर आती है वो केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, और 27 में हम भाजपा को साफ करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक दल समाजवाद की विचारधारा वाला, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को केंद्र में रखने वाला, और उसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता छात्र राजनीति से आते हैं, छात्र संघ का क ग अच्छे से समझते हैं और फिलहाल समाजवादी पार्टी के दायित्वों का सकारात्मक और समुचित रूप से निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे ही व्यक्तित्व, ऐसी शख्सियत हमारे बीच हैं, फखरुल हसन जी। तो हम हर साक्षात्कार की शुरुआत में पहला प्रश्न यही रखते हैं कि कैसे हैं आप, कैसी है सेहत? नहीं, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने इस चैनल पे बुलाया। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका धन्यवाद भी। और आपने सेहत पूछी तो सेहत भी अच्छी है, उसके लिए भी धन्यवाद। और आपकी सेहत अच्छी रहे, इसकी शुभकामनाएं आपको जी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपके परिचय में कहा कि आप छात्र राजनीति से आते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2007 के आसपास से उसका जो है पतन हो गया लगभग। तो अब क्या ऐसी उम्मीद है कि छात्र संघ वापस आएगा और जो युवा वर्ग है उसको वापस से मुख्य धारा राजनीति में जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म मिल पाएगा? नहीं, देखिए, इस बात को कहना कि साथ में पतन हो गया, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। क्योंकि संघर्ष जो है छात्र संघ का और छात्र संघ चुनाव हो वो जारी है, और हमें जब भी कोई मौका मिलता है, क्योंकि मैं इस बात को कभी नहीं भूलता कि मेरी आज जो कुछ भी पहचान है वो छात्र संघ के कारण है। अगर मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज ना जाता, मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज का पहले संयुक्त मंत्री हुआ, फिर 2003-04 में अध्यक्ष हुआ,
और मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूलता कि उन छात्रों का, उन साथियों का, क्रिश्चियन कॉलेज परिवार का जो मेरे पे ऋण है और जिसने मुझे पहचान दी, तो उनका वो कर्ज है। तो छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए और उसका जो संघर्ष है वो समाजवादी पार्टी जारी रखी है। और आज जो लोग सत्ता में हैं, और चाहे वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हो, चाहे उत्तर प्रदेश में परिवहन मंत्री हो, दोनों ही लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच वो छात्र विरोधी है, अभी पीडीए पाठशाला भी चल रही थी, क्यों चल रही थी वो भी सब जानते हैं कि किस तरह से शिक्षा से लोगों को वंचित करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो जिनकी पहचान छात्र संघ से, वो छात्र संघ के बारे में नहीं सोच रहे। वो कभी नहीं सोच रहे कि आज वो जहाँ तक आए हैं कि आप डिप्टी सीएम बन गए या एक परिवहन मंत्री बन गए, आपकी पहचान ये है कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं। अगर कोई भी पूछता है कि पाठक जी कौन है या दयाशंकर जी कौन है, सब जानते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय से निकले। आप उसको भूल गए हैं, लेकिन हम नहीं भूले हैं और हम अपनी अंतिम सांस तक इस बात को याद रखेंगे कि मैं छात्र संघ से निकला हूँ और छात्र संघ के लिए जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। 2007 में जब आदरणीय मायावती जी की सरकार थी और आदरणीय मायावती जी ने प्रतिबंध लगाया, तो हमें याद है कि हम नौजवानों ने एक रात में ही जो सांकेतिक रूप से हमारा विरोध का तरीका था कि जो लखनऊ शहर के पोस्टर थे मायावती जी के, उन पे कालिक पोत दी गई थी। वो अलग बात है कि गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे, कि रात में 4 मुकदमे लिखे, दूसरे चौथे दिन गैंगस्टर लग गया, फिर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई, बहुत सी लोगों की एचएस खोल दी गई। तो लेकिन वो संघर्ष जारी रहा और हमने वादा किया है कि हमारी जब भी सरकार समाजवादी पार्टी की 2027 में बनेगी तो छात्र संघ के चुनाव होंगे। तो छात्र संघ का संघर्ष, ये आपकी बात सही कि लंबा हो गया, जो 7 में ख़त्म हुआ, आज अगर 20 साल का लंबा समय हो जाएगा 27 में और चुनाव नहीं हुआ। आखिरी चुनाव जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ 2005 में हुआ और उसके बाद से आज तक चुनाव नहीं हुआ। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होता है, लेकिन पूरे प्रदेश में चुनाव हो उसके लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है। हमारी पार्टी के सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी वो छात्र संघ के मुद्दे को संसद में उठा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में छात्र संघ से ही निकले हुए जो आजमगढ़ से आते हैं विधायक संग्राम यादव जी, वो विधानसभा में इस मुद्दे को उठा चुके हैं। तो इसलिए समाजवादियों का जो संघर्ष है छात्र संघ को लेके, नौजवानों को लेके, वो जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आपके परिचय के साथ 2 शब्द आते हैं, पहला छात्र नेता, छात्र संघ, दूसरा लेक्चरर। तो इन 2 अनुभवों ने आपकी राजनीति को कितना सरल बनाया? देखिए, जब छात्र संघ वो नर्सरी है जहाँ से आप राजनीति की ABCD सीखते हैं जी, और ABCD सीखने के साथ साथ आप वो संघर्ष भी सीखते हैं कि कैसे मुद्दों पे बात करनी है। जब मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में था तो मुझे याद है कि जब भी छात्रों के कोई मुद्दे होते थे, चाहे लाइब्रेरी में किताबें ना हो या दूसरी समस्याएं हों, मैं कभी कभी अकेले धरने पे बैठ जाता था, मंगवाता था दरी की दरी ले आओ, प्रिंसिपल रूम के बाहर बैठ जाता था अकेले। और जब मैं बैठता था, सब साथियों को खबर होती थी कि मैं धरने पे बैठ गया हूँ, तो सब आ जाते थे वहाँ पे। तो वो जो संघर्ष हम लोगों ने छात्रों के लिए किया और वहाँ से हमें पहचान भी मिली। फिर लेक्चरर बना तो 2014 में, तो वो एक अलग अनुभव है कि आपको बच्चे जो हैं या उनको सिखाने का मौका मिलता है, पढ़ाने का मौका मिलता है। फिज़िकल एजुकेशन के जो छात्र होते हैं उनका और जो गुरु और शिष्य का रिश्ता है वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने वालों से बहुत अलग होता है, क्योंकि जो फिज़िकल एजुकेशन वाले होते हैं वो पढ़ाते तो हैं लेकिन साथ में खेलते भी हैं। तो वो जो गुरु और शिष्य का रिश्ता फिज़िकल एजुकेशन के छात्र और शिक्षक का है, उस रिश्ते को समझना आसान काम नहीं है, वो रिश्ता बड़ा गहरा है। और मैं कहता हूँ कि दूसरे विषयों के पढ़ने वाले और जो फिज़िकल एजुकेशन वाले हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। तो जो छात्रों से लगाव है या जो नौजवानों से जुड़ने का मौका मुझे मिला हुआ है, वो मैं सौभाग्य है कि मैं आज भी कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ। सीसामऊ का उपचुनाव और आपका एक बयान है उस उपचुनाव के दौरान कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन एक आम जन धारणा है, आम जनमानस में एक ऐसा विचार है कि कहीं ना कहीं उसका एक मजहब को लेकर थोड़ा पक्षपात है।
इस आरोप को कितना सही मानते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि इटावा में जो है मंदिर बन रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी वहाँ आना चाहिए। ये हमारा जवाब है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हमारा किसी एक के तरफ झुकाव है। समाजवादी पार्टी संविधान में भरोसा रखती है, वो संविधान जो धर्मनिरपेक्ष है। तो समाजवादी पार्टी समझती कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द है और वो समाजवाद किसी में भेदभाव नहीं सिखाता। वो समाजवाद कहता है कि सबको साथ लेके चलना है, वो लोगों को भी जो धर्म मानते हैं, उन लोगों को भी जो किसी धर्म को भी नहीं मानते हैं। लोहिया जी कहते थे कि अंतिम व्यक्ति के तक भी वो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उनके लिए भी संघर्ष होना चाहिए। तो वो अंतिम व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो या किसी धर्म को ना मानने वाला हो, और सबको हम तो सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। जिस बात को मैंने कहा था वो बात समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल फिट भी है और हम उसका पालन भी करते हैं। हम किसी की धार्मिक भावनाओं का कभी अनादर नहीं करते। और जिस बात को लेके मैंने कहा था वो बात थी कि जो वहाँ से विधायक हैं समाजवादी पार्टी की, वो जब मंदिर गई थी तब सवाल उठे थे। तो सवाल ये है कि किसी भी धर्म के मानने वाले लोग वो किसी भी धर्म स्थल पे जा सकते हैं, तो इस पे क्या सवाल है? और कि आप कहिए कि आप मस्जिद, मुसलमान है तो आप मस्जिद ही जाइए, हिंदू है तो वो मंदिर ही जाए, क्यों जाए? हमारा ये देश गंगा जमनी तहजीब वाला है। ये हिंदुस्तान का रहने वाला जो आम नागरिक है वो धर्म में भेद नहीं करता। वो ईद का त्यौहार भी और दिवाली का त्यौहार भी साथ मनाता है, मंदिर और मस्जिद भी जाता है। हमने देखा था कि जब महाकुंभ चल रहा था, जब वहाँ भगदड़ मची तो जो मस्जिद के दरवाजे थे वो खोल दिए गए थे उन श्रद्धालुओं के लिए। तो कहाँ भेद है? इस देश में रहने वाली जनता जो हिंदू मुसलमान है उसमें वो कहीं कोई भेद नहीं करती। भेद अगर कोई करने का या कराने का प्रयास करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का काम यही है और उनके वोट बैंक की राजनीति भी वही है कि उनको हिंदू मुसलमान करना है या लोगों को लड़ाना है, तो वो अपना काम करते हैं। और उस बात को जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी या वो बहुत से इस बात को भी कहते हैं कि नमाजवादी, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस दिन जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जब स्थापना हुई तो उनका प्रस्ताव किसने रखा? वो कौन मौलाना थे जिन्होंने प्रस्ताव रखा था? कौन थे जिन्होंने चंदा दिया था? तो वो लोग आज कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वो नमाजवादी पार्टी। तो उनको मुबारक उनके शब्द, लेकिन समाजवादी पार्टी मंदिर बनवा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी वहाँ आना चाहिए। अच्छा, अभी क्या हुआ, कुछ समय पहले भारत पाकिस्तान के बीच का 1-2 महीने तक तनावपूर्ण स्थिति रही, सीज़ फायर हुआ और भारत ने जवाबी कार्रवाई की। इस पर आपका भी पक्ष आया था कि भाई जो देश हित में कदम हो वो सरकार उठाए और इसके समर्थन में सभी हैं, सभी दल हैं। तो मतलब इस पर मूलतः मतलब अब जो जैसे संसद में इस पर बहस छिड़ी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, अखिलेश यादव भी सदन में ये सवाल उठाते हैं कि इंटेलिजेंस का फेलियर कैसे हुआ, ये सरकार इस पर जवाबदेही तय करेगी। तो इस पर आपका क्या टेक है कि सरकार अभी भी इस पर क्योंकि बहुत स्पष्ट राय नहीं दे पाई है? देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं। एक तरफ है देश की सेना जिसने पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उनको बर्बाद किया, जिसका पूरे देश ने देश की सेना को सलाम भी किया, उनके शौर्य और पराक्रम को। ये एक मुद्दा है कि देश की सेना ने कार्रवाई की, वो पाकिस्तान को के अंदर स्थित जो आतंकी ठिकाने थे उनको बर्बाद किया। हमारा सेना का जो लक्ष्य था, सेना ने उस लक्ष्य को प्राप्त किया और कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अगर पाकिस्तान उकसाने की बात करेगा या कार्रवाई करेगा तो हम उनको माकूल जवाब देंगे। तो देश की सेना ने अपना काम किया, वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि पुलवामा आखिर हुआ क्यों? यहाँ पे फेलियर किसका था? 4-4 घंटे 5-5 घंटे कोई आया नहीं उनको बचाने के लिए। वहाँ पे कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। तो वो एक दूसरा पक्ष है जिसको लेके हम सवाल पूछ रहे हैं। आतंकवाद को लेके जो कार्रवाई देश की सेना ने की उसका तो सब स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो बड़ी चालाकी से अपने फेलियर को छुपाना चाहती है। आप उस पर बात ही मत कीजिए। इतने लोग, जिन 26 लोगों ने परिवारों ने अपनों को खोया, उन परिवारों आखिर उन परिवार, वो अगर परिवार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सुरक्षा क्यों नहीं थी। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा 4 साल 5 साल का जिसके पिताजी नहीं रहे, उसने सवाल पूछा कि आखिर सुरक्षा बैठाओ,
एक दो सुरक्षाकर्मी होने चाहिए थे, एक छोटा बच्चा। और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे थे। आपने देखा था कि एक अधिकारी को अपना ट्विटर हैंडल सस्पेंड करना पड़ गया था खुद से। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा थी? आपने देखा था कि किस तरह से एक जो शहीद की पत्नी थी, जब उसका बयान आया तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और जो उनके ट्विटर हैंडल हैं उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया? आईटी सेल कह लीजिए, या तो बहुत से इनके लोग हैं जो कहीं पत्रकारों के बेस में है, कहीं किसी मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बहुत से लोग हम लोगों को डिबेट पे मिलते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इधर अपने प्रवक्ताओं को हम लोगों के सामने नहीं भेजती। बहुत समय से भाजपा के प्रवक्ता नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रहे, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट बैठे हैं, ये आपकी इस बात का जवाब देंगे। भाई पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पत्रकार क्यों जवाब देंगे? भाई जवाब तो भाजपा के प्रवक्ता को देने। हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं या सवाल भारतीय जनता पार्टी से, तो उन पत्रकारों को भी बदनाम कर रहे हैं जिनको वो अपने रास्ते पे या अपने काम पे लगा रहे हैं। वो उस पेशे को भी बदनाम कर रहे हैं। जब आप ये कि वरिष्ठ पत्रकार ये पर बैठा हुआ है कोई, वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, उनकी पत्रकारिता पे भी सवाल उठ रहे हैं। सदन में एक और बड़ा ज्वलंत विषय है और उस पर काफ़ी चर्चा भी, बहस भी हुई, प्रदर्शन भी हुआ। SIR बिहार में चुनाव भी है और मतदाताओं के वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उस पर, तो क्या लगता है, होना चाहिए या सही है या गलत है? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा कि हम कोई भी जानकारी नहीं साझा करेंगे, तो इस देश के संविधान में कोई भी संस्था जो संवैधानिक है वो संविधान से ऊपर नहीं है। और चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि वो संविधान से ऊपर है। तो संविधान से ऊपर चुनाव आयोग नहीं है। अगर जनता के सवाल हैं, अगर देश के संविधान में जो व्यवस्था है जिसको चुन के सरकारें बनती हैं, उनमें नेता प्रतिपक्ष का पद है, और नेता प्रतिपक्ष अगर कोई सवाल पूछ रहा है वो जनता के सवाल हैं, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, तो जवाब तो देना पड़ेगा। इसलिए SIR जो हो रही है उसकी जिस तरह से उसको इस समय पे किया गया, चुनाव के समय पे, और फिर जिस तरह से उसमें धांधली की जा रही है कि हम वोटर्स के नाम काट देंगे, क्यों काटा, कैसे काटा, क्यों हटाए, हम जवाबदेही नहीं है, इसका तो विरोध होगा। एक और इस तरह का विषय है जातिगत जनगणना। विपक्ष उसको लेकर बहुत मुखर है। तो जातिगत जनगणना समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से कितनी सही, कितनी गलत? नहीं, समाजवादी पार्टी की तो हमेशा से मांग थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जब लोहिया जी ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी या उसकी उतनी हिस्सेदारी, या JP आंदोलन में इस बात को और प्रमुखता से रखा गया, तो ये तो समाजवादियों को पुराना नारा है। हम तो हमेशा से इस बात को मांग कर रहे हैं। तो जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना हो जाएगी, जातियों का पता चल जाएगा, उनकी संख्या का पता चल जाएगा, तो कम से कम इंसाफ होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी पर एक और बहुत बड़ा आरोप लगता है, और ये आरोप ऐसा नहीं है कि कोई एक वर्ग लगाता है, ये इसकी इस तरह की फिज़ा है राजनीतिक हलकों में, दिल्ली के पत्रकारों में, कि एक जाति की पार्टी है। जातिवाद का बड़ा आरोप है, बड़ा संगीन आरोप है समाजवादी पार्टी पर। इस आरोप से बचते कैसे हैं? हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भोपाल बिरादरी से आते हैं, समाजवादी पार्टी की, OBC समाज से। हमारे जो ऑफिस के जिम्मेदार हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय प्रभारी, वो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह, वो ठाकुर हैं। अरविंद सिंह गोप नहीं, अरविंद सिंह गोप नहीं, अरविंद सिंह हैं जो सांसद थे, वो कार्यालय प्रभारी हैं, वो ठाकुर हैं। दूसरी बात, हमारी जो संगठन में लोग हैं वो विभिन्न जातियों से हैं। और जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तब हमने जो जनरल सीट थी उस सीट से अवधेश जी को चुनाव लड़ाया, उस पर चुनाव लड़ाया। फिर बाई इलेक्शन हुआ था तब भी जनरल सीट पे हमने जो दलित समाज से था उनको चुनाव लड़ाया। और इस बार जब हमने PDA का नारा दिया, उस PDA नारे पे हमने अपने प्रत्याशियों को उतारा। तो अब भी अगर कोई जातिवाद की बात करता है कि हम एक जात की पार्टी हैं, तो हमने तो कितने यादवों को टिकट दिया था लोकसभा चुनाव में, देख लीजिए कितनों को दिया था। भाई हमने तो सारे बिरादरियों को,
सभी को का समायोजन था, उन जितने टिकट हुए सबका सम्मान करने का काम किया और हमें उसका परिणाम भी सामने आया कि इतनी बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिली। अच्छा, आरोपों की श्रृंखला में एक और बड़ा वृहद आरोप है, बहुत उसका प्रचार भी किया गया कि जैसे सपा सरकार के शासन में आने पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बड़ी अव्यवस्थित हो जाती है, और मतलब फिर ये है कि कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये भी एक मतलब कि चुनाव में जब आप उतरते हैं ज़मीन पर तो लोगों की एक शिकायत कहीं ना कहीं रहती है। देखिए, ये केवल आरोप हैं। आप अगर, मैं बहुत पीछे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार को देखिए आप, 12 से 17 की सरकार, तो कोई ऐसी घटना बता दीजिए जो कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती हो और जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल रहे हों। कोई बड़ी, और आप हमसे कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की घटनाएं बता दूं तो मैं अभी आपको गिनाना शुरू करूंगा तो घंटे भर लग जाएगा। आप एसएसपी के घर में घुस जाते हैं, आग लगा देते हैं, कुर्सियों पे जाके बैठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किसी पुलिस वाले को अपनी वर्दी फाड़ देनी पड़ रही है कि मुझे यहाँ मैं नहीं कर पाऊंगा नौकरी। मध्य प्रदेश बहुत सी जगहों पे भाजपा की सरकार है वहाँ भी। तो जो आरोप हम समाजवादियों पे लगाए जा रहे हैं वो आरोप निराधार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जिस तरह से वो कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, एक नहीं बहुत से मामले आप लोगों के भी सामने। करणी सेना क्या कर रही है? जो करणी सेना के लोग हैं, ये मिस कॉल से सदस्य बने हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की। सब ये जितने करणी सेना वाले लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। एक एक को बुला लीजिए, इनके चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो किसी के या प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई पदाधिकारी हो करणी सेना के, उनसे पूछ लीजिए आप सदस्य किस दल के हो, तो उनकी सदस्यता उनकी बीजेपी की होगी। भले वो गए हों हार्ड कॉपी से बन गए हों सदस्य या मिस कॉल से, लेकिन वो सदस्य भारतीय जनता पार्टी के। ये कौन नहीं, तो ये कौन है जो गुंडई कर रहे हैं? ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं, मिस कॉल वाले सदस्य। हाँ, ये मिस कॉल वाले सब सदस्य हैं और ये सब हमारे सांसद के घर चले जाते हैं बुलडोजर लेके। पुलिस वो हाथ जोड़े खड़ी हुई है, हाथ बांधे खड़ी हुई है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनका पुतला हजरतगंज में फूंकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो विश्राम की पोजीशन में पुलिस चारों तरफ से खड़ी हुई है। तो ये कौन लोग हैं? ये लोग कौन हैं, मैं तो पूछना चाहता हूँ, जो हमारे पर आरोप लगाते हैं कानून व्यवस्था को। और ये आरोप केवल उत्तर प्रदेश नहीं लगाते हैं, ये हमारे सहयोगी दल को बिहार में भी लगाते हैं। और एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए, मैं तो चुनौती देता हूँ, 12 से 17 देख लीजिए और उसके बाद से 17 से अब तक के देख लीजिए, चाहे किसी भी आंकड़ों, हत्या में, लूट में, बलात्कार में, कि आप देख लीजिए आंकड़े क्या हैं, अपराध के आंकड़े। फिर आप उन घटनाओं को भी देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने गुंडई की हो, थाने में गुंडई की हो, अधिकारियों से बदतमीजी की हो या अभद्रता की हो, बहुत से आपको मामले मिल जाएंगे। तो ये केवल आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके पास संसाधन ज़्यादा हैं, उनके पास जो फेक अकाउंट हैं वो ज़्यादा हैं, उनके पास मालवीय मौजूद हैं, कुछ भी लिखवा लिए। हाँ, वो भाई वो तो फैक्ट्री चलाते हैं झूठ की। वो तो मुझे लगता है उनको तो अवार्ड देना चाहिए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम शामिल होना चाहिए जिनका काम केवल झूठ फैलाना। ऐसा मुझे लगता है पूरे विश्व में अमित मालवीय जैसा व्यक्ति होगा ही नहीं। और इस राजनीतिक दल का भी नाम होना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा कोई राजनीतिक दल होगा ही नहीं जिसके पास झूठ का प्रचार प्रसार की फैक्ट्री हो। वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। सुबह उठते हैं, झूठ की फैक्ट्री चलाने के लिए एक आदमी उन्होंने नियुक्त कर रखा है। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने एक्स पे पोस्ट भी करता है। और हम क्योंकि हम लोग प्रवक्ता है तो हम लोगों से कहा जाता है कई बार कि इनकी बात का जवाब दो, तो हम कहते हैं क्या झूठ का भी जवाब होता है कोई? तो उनकी झूठ का प्रचार प्रसार का भी जवाब देना पड़ता है। तो इतनी फैक्ट्री चल रही है उनकी, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भी है उनकी, तो कुछ तो उपलब्धि होगी। ये उनकी उपलब्धि है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का जो एक और आरोप है कि, अच्छा मैं उसके पहले, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान इनके पक्ष में क्यों नहीं है? मतलब मैं ये बतौर जनमानस का भी ये प्रश्न है कि अभी मैं जब मेरी कुछ भाजपा नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इतने सालों में जो अलग अलग दल थे, सपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने मुसलमानों, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया
कि उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो बहुत पिछड़ी ही रही और दलों ने उनका बतौर वोटर इस्तेमाल किया, लेकिन उनके उत्थान के लिए कोई बहुत प्रभावशाली काम नहीं किए। तो ऐसा क्या है कि इसके बावजूद, और मतलब जो अल्पसंख्यक है देश का, और मैं मुख्य रूप से मुसलमान, इनका हित कैसे सुनिश्चित होगा और ये भाजपा के पक्ष में क्यों नहीं है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने सबके लिए काम किया तो अल्पसंख्यकों के लिए भी काम किया। और आप जिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो सच्चर की कमेटी की रिपोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी है। आपकी 11 साल से केंद्र में सरकार है, आप बताएं ना कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया। आप अगर कह रहे हैं कि आपको वोट नहीं मिल रहा है तो आप कहते हो कि आपकी मदरसे अवैध हैं, आपकी मस्जिद अवैध है, उस पर बुलडोज़र चलेगा। और क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, हम सभी धर्मों का सम्मान करते, तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं या इस पे क्यों नहीं कर रहे हैं, ये वैध है या अवैध। ये वैध और अवैध भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा बहुत सेलेक्टिव। और आप अगर मस्जिदों पे बुलडोज़र चलाएंगे, आप मदरसों को बंद करेंगे, आप चुन चुन के अपनी विरोधी विचारधारा के, चाहे वो मुसलमान हों, वो दलित हों, और चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश में तो अगर आप सरकार के खिलाफ हैं, अगर आपकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती है तो आप पे कार्रवाई होगी, बुलडोज़र भी चलेगा। हमने तो कानपुर में देखा था, माँ बेटी दोनों जिंदा जल गई थी। उन पे जो कार्रवाई हुई बुलडोज़र चलाने की, भाजपा के लोग थे। आपने एक सवाल पूछा था कि भाजपा वाले, उनका बड़ा अनुशासन है, तो ये अनुशासन है उनका। आग लगा दी थी, माँ बेटी दोनों जल गई। और अभी बुलंदशहर में आपको पता होगा, जब भाजपा की सरकार बनी तो एक एसआई को जिस तरह से मार दिया गया, तो सज़ा हुई है, भाजपा ही के लोग हैं, लिंचिंग का केस। हाँ, तो वो भाजपा ही के लोग हैं। और अभी जिस तरह से अलीगढ़ की एक घटना थी, स्लाटर हाउस से वसूली मांग रहे थे कि हफ्ता पहुँचाओ, नहीं हफ्ता पहुँचाया तो उनके साथ जो लोग काम करते थे, जिनका पास लीगल लाइसेंस था, उनके साथ क्या किया। इस गुंडई तो है, वसूली तो है। और इस सरकार में तो सभी वसूली कर रहे हैं। ये बात तो भाजपा के लोग कहते हैं, थाने से लेके तहसील तक बिना कमीशन के, बिना पैसे के काम नहीं होता। ये तो भाजपा के लोग कहते हैं। 24 का लोकसभा चुनाव, सपा का टिकट वितरण, जैसे मैं अगर 2-4 नाम आपके सामने लेता हूँ, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज, जौनपुर से मछली शहर से प्रिया सरोज, कैराना से इकरा हसन, इस तरह आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, इन सब में एक बात कॉमन है, परिवार। और इसके आगे मैं एक और शब्द जोड़ दूं, वाद। अब क्रिकेट मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। वेटरन क्रिकेट को हमने कहा कि हम नहीं खेल सकते क्योंकि पाकिस्तान से हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम वहाँ मैच खेलेंगे दुबई में जाके। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पे केवल राजनीतिक परिवार होने का आरोप लगता है। भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद वो राजनीतिक सीमाओं को लांघ चुका है और जब वो सीमाओं को लांघा तो क्रिकेट बोर्ड में पहुंच गया और क्रिकेट बोर्ड में पहुंचा तो अपने हित देख रहा है। देश का हित से कोई मतलब नहीं, देश की जन भावनाओं से कोई मतलब नहीं। जय शाह की बात कर रहे हैं आप। सब समझदार हैं, सबको पता है कि कौन है क्रिकेट बोर्ड, कौन चला रहा है, कौन इस देश की जो जनमानस है, जो देश के देश प्रेमी हैं, उनकी भावनाओं से खेल रहा है। एक तरफ हम सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने जारी रखा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि हम खून और पानी साथ साथ नहीं कर सकते, लेकिन मैच साथ साथ खेलेंगे। क्यों? क्योंकि परिवारवाद वहाँ मौजूद हैं, उनके हित जुड़े हुए हैं और उस परिवार के हितों से, भारतीय जनता पार्टी के हितों से देश हित उनको छोटा नजर आता है, इसलिए मैच हो रहा है। और हमने समाजवादियों ने कहा मैच नहीं होना चाहिए, गलत है। अगर आप आतंक की घटनाओं को भी करेंगे, आतंकवाद का समर्थन भी पाकिस्तान करेगा और वो हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है और हम मैच खेलेंगे, ये दोहरा चरित्र है और ये भारतीय जनता पार्टी का है। और हमारा जो परिवारवाद है वो संघर्ष का परिवारवाद है। आपने जितने नाम लिए आप बता दीजिए, क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया? हम तो, आपने तो 5 नाम लोकसभा के बता दी, मैं अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात करता हूँ, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम आज मुझे 25 साल 26 साल उनके साथ हो गए। जब वो सांसद थे तब भी हमने देखा उन्हें, संघर्ष करते देखा, मुख्यमंत्री थे तब भी देखा और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तब भी मैं देख रहा हूँ। मैं चुनौती देता हूँ, कोई जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, संवैधानिक उनके जो सर्वोच्च लोकतांत्रिक पदों पर बैठे लोग हैं, और चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों उत्तर प्रदेश के, कोई एक घटना
कोई एक वीडियो, कोई एक फोटो दिखा दिए कि जनहित के मुद्दों पे कहीं सड़क पे धरना प्रदर्शन कर। हमारे पे तो कहा जाता है सड़क पे क्यों नहीं उतरते हैं आप, सड़क पे कहाँ गायब हैं आप? इनसे पूछिए आप जनहित के मुद्दे पे कब आखिरी बार सड़क पे उतरे थे? कभी उतरे भी थे अपने राजनीतिक करियर में? हाँ, आपके बयानों के लिए आप जाने जाते हैं। वो बयान रोजगार के नहीं हैं, वो बयान बेरोजगारी के नहीं हैं, वो बयान महिला सुरक्षा के नहीं हैं। वो बयान कौन से हैं वो सब जानते हैं। अब तो बहुत से बयान आपको मिलेंगे भी नहीं जो पहले कभी कहे गए बयान थे। आप ढूंढ लीजिएगा, मैं कहता हूँ आप ढूंढिए, आपको वो पुराने बयान 2017 के पहले नहीं मिलेंगे जो 2017 के पहले कहे गए हों, और बहुत से बयानों को हटा दिया गया है। तो बयान तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन संघर्ष नहीं मिलेगा आपको। सड़क का संघर्ष, जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ संघर्ष आपको नहीं मिलेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी, मुझे याद है छात्र नेताओं का मामला था KKC में, और रात में छात्र नेताओं को बलरामपुर हॉस्पिटल से उठा के जेल भेज दिया गया था। हम सब मौजूद थे। मैं था, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे गजेंद्र सिंह जी, वो थे। हम लोगों को पुलिस ने मारा था। हम लोगों ने फ़ोन किया कि यहाँ जो छात्र नेता एडमिट थे उनको पुलिस ले गई है, हम लोगों को मारा है। और हम ठंडक के दिन थे, जनवरी 2008 की बात बता रहा हूँ मैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे वहाँ पहुँचने से पहले SSP आवास पे अकेले, उनका जो ट्रैफिक वाला बूथ होता है उस बूथ पे चौराहे पे धरने पे बैठे हुए थे। वो संघर्ष हुआ, रात में संघर्ष हुआ। और आप लोग ने देखा कि बसपा सरकार में और कितने संघर्ष हुए, और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग कई बार सड़क पर उतरे। तो हम तो कह रहे हैं कि हमारा परिवारवाद जो कहते हैं, ये हमारा परिवारवाद तो संघर्ष का परिवारवाद है। हम तो जनता के बीच में गए, चुन के आए, जनता ने चुन के भेजा है, और हम आज भी जनता के बीच में जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। भाजपा के कोई जितने परिवारवाद के लोग हैं जिनके उन पे भी आरोप लगते हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी का परिवार है, लालजी टंडन जी का परिवार था, कल्याण सिंह जी का परिवार है, तो बड़े नेता हैं इनके। पीयूष गोयल जी कहाँ से आते हैं वो भी उनको भी बताना चाहिए। उनका भी तो लंबा चौड़ा परिवार है, उनका जवाब कौन देगा? और ये सब बताएं कि इनके जो परिवार से निकले हुए लोग, इनका क्या संघर्ष है। जय शाह किस क्रिकेट बोर्ड को से आते हैं, कब क्रिकेट खेलते थे? मैं समझता हूँ उनको अभी ग्रिप भी नहीं पता है वो बैट की कैसी होती। मैं कई बार उनको वीडियो देखे हूँ, जिस तरह से वो बैट पकड़ते हैं वो पता चलता है कि अभी उनको बैट की ग्रिप भी कैसे पकड़ी जाती है नहीं पता। क्यों? मैं तो फिजिकल एजुकेशन का हूँ और इत्तेफाक से ये कि क्रिकेट ही मेरा था, मैं क्रिकेट और फुटबॉल ही खेलता था। उनकी तो अभी ग्रिप भी नहीं सही है। अगर हम मेरे पास आ जाए या मेरे सामने आए तो शायद मैं उनका ग्रिप सही करा दूं, और ग्रिप सही हो जाए तो शायद हो सकता हो कि पाकिस्तान से फिर मैच ना हो, फिर कम से कम देश हित पहले हो और क्रिकेट बाद में हो। आपने भी एक बात कही, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और लगभग इसी मजमून की बात कही AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी ने। और आजकल वो भी संसद में बड़े आक्रामक हैं। उनका राजनीतिक भविष्य दिखता है आपको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में? देखिए, हैदराबाद के भाईजान हैं, और लखनऊ में टुंडे कबाबी है, इदरीस की बिरयानी है, और आपको चार मीनार भी मिल जाएगा, दस्तरखान भी मिल जाएगा, और मुबीन भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आए, खाए पिए, मस्त रहे, आएंगे, उनका स्वागत भी हम लोग कर देंगे। बिरयानी खाए, टुंडे के कबाब खाए और उत्तर प्रदेश से जाए, क्योंकि हैदराबादी भाईजान के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और ऐसे भी हैदराबाद की जो बिरयानी है वो अलग तरह से बनती है, उस बिरयानी में और भी बहुत कुछ पड़ता है। तो अपना जो हैदराबाद की बिरयानी का जो उनका टेस्ट है और जो उसकी रेसिपी है वो लगातार उनके दल की वहाँ ख़राब हो रही है। अच्छा है कि हैदराबाद में अपने दल को मजबूत करे, दूसरे प्रदेशों में जाके रायता फैलाना बंद करे। तो रायता जो है वो अपनी बिरयानी में डाल लें, हैदराबाद में ही बैठिए, हैदराबाद में ही रायता फैलाइए और वहीं खाइए। क्यों आप दूसरे प्रदेशों में रायता फैलाने आते? क्योंकि रायता ही फैलाते हैं, इसके अलावा आपको मिलता कुछ नहीं। हम तो बिरयानी देते हैं, जब आप चुनाव में आ जाते हैं ऐसे आप आ जाइए तो हम टुंडे कबाब भी खिलाएंगे, इदरीस की बिरयानी भी खिला देंगे, लेकिन यहाँ आपको रायता नहीं फैलाने देंगे, ना रायता देंगे। रायता आप हैदराबाद में फैलाइए, उत्तर प्रदेश में आपके लिए कोई जगह नहीं। आपकी पार्टी के संस्थापक और धरती पुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, क्योंकि हम और मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग कभी उनसे मिले नहीं, तो मैं चाहूँगा, और आप संभवतः उनकी छत्र छाया में रहे हैं, तो
क्या ऐसा था कि इतना कनेक्ट था लोगों का? मतलब मैंने अभी जिक्र भी किया बातचीत के पहले कि उनका जब निधन हुआ तो अलग अलग दलों के लोग आए और बड़ा मतलब संबल दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आपके। तो ये कनेक्ट क्या है कि वर्तमान में थोड़ा नेताओं में कम नज़र आता है, तो ऐसा क्या था? देखिए, मैं पहली बार नेताजी से मिला, मुझे याद है कि मैं संयुक्त मंत्री बना था पहली बार छात्र संघ का, और छात्र सभा से जीता था। ये 99-2000 की बात है। और तब स्वर्गीय ब्रह्मबख्श सिंह गोपाल जो लखनऊ विश्वविद्यालय से थे, अध्यक्ष थे, वो जिंदा थे। तो हम जो महाविद्यालयों से जीते लोग थे, हम सब नेताजी से मिलने गए। तो नेताजी से मिलने गए तो नेताजी ने कहा कि हम लोगों को जैसे नेताजी नौजवानों का हौसला बढ़ाते थे वैसे ही बढ़ाया, और ये कहा मुझसे कि मुझे देखा उन्होंने तो मैं बिल्कुल दुबला पतला था। 16 साल मेरी एज, हाँ वो तो नहीं थी, 39 किलो मेरा तो अध्यक्ष में हुआ 2003-4 में, तब था वेट उतना ही लगभग वजन रहा होगा मेरा उस समय भी। तो नेताजी ने कहा कि तुम भी जीते हो? तो हमने कहा कि नेताजी मैं संयुक्त मंत्री हूँ लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज छात्र संघ का। तो नेताजी ने कहा कि तुम जाओ आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास भेजा कि जाओ उनके साथ मिलके काम करो, मेरे पास नहीं, जाके आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जाओ, उनके साथ मिलके काम करो। और तब हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास गए, काम किया। लेकिन नेताजी ने जो काम किया नौजवानों को या पार्टी के, आप पूछ रहे कनेक्ट कैसे हैं, तो नेताजी अपने विरोधियों का भी बड़ा सम्मान करते थे। जिस बात को आपने कहा कि जब छद्दे नेताजी नहीं रहे तो उनकी अंतिम यात्रा में जो विपक्ष के लोग थे वो भी आए, उसका कारण था नेताजी ने दलगत राजनीति से उठ के हमेशा काम करा और सबके लिए काम किया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, किसी धर्म का मानने वाला, किसी जात का मानने वाला, कोई पीड़ित ये नहीं कह सकता कि वो नेताजी के पास चला गया हो, नेताजी से अपनी बात कह दी हो, नेताजी ने उसके साथ इंसाफ ना किया हो। कोई विपक्ष का नेता नहीं कह सकता। कई बार तो मैं ब्रजभूषण शरण सिंह को सुन रहा था कि मैं विपक्ष में सांसद था, उसके बाद भी नेताजी ने उनका काम करवाए जो होने वाले थे। तो सवाल ये कि नेताजी ने दलगत राजनीति से उठ के हमेशा काम किया, उनके पास जो भी चला गया हर संभव मदद करने का काम प्रयास किया, और पार्टी को भी उसी तरह से चलाया, पार्टी को एक परिवार की तरह चलाया। नेताजी को लोग अपना अभिभावक मानते थे। नेताजी से जो कार्यकर्ताओं का जुड़ाव था वो आप समझ नहीं सकते हैं, और वही जुड़ाव आदरणीय अखिलेश यादव जी में। जो लोग कहते हैं कि हम सब आदरणीय अखिलेश यादव जी में नेताजी की परछाई देखते हैं, उनकी सूरत देखते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। जो क्वालिटी नेताजी में थी वो सारी क्वालिटी आदरणीय अखिलेश यादव जी में। उनकी शार्प मेमोरी है, एक बार किसी से मिल लेते हैं तो वो ये तक जानते हैं कि ये कहाँ रहने वाला है, ये क्या चाहता है, वो भी उनको याद रहता है। और जिस तरह से नेताजी लोगों से मिलते थे, लोगों से कनेक्ट थे, उसी तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी कनेक्ट है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दुखी हो, पीड़ित हो, पार्टी कार्यकर्ता हो, नेता हो। और जो खिंचाव था पब्लिक में जो नेताजी को लेके, वही आदरणीय अखिलेश यादव जी को लेके। आज किसी भी आप जो देश में राजनीति करने वाले नेता हैं उनको देख लीजिए और आदरणीय अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, कहीं सड़क पे अगर वो रुक जाए बिना बताए तो सारी पब्लिक उनको आ जाती है कि भैया आगे सब तरफ से घेर लेते हैं, मिलने के लिए, लोग छूने के लिए उनको बेताब रहते हैं। तो ऐसी क्वालिटी किसी और में नज़र नहीं आती है देश की राजनीति में। और नेताजी इसीलिए, और जो बात हम कह रहे हैं कि नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनमें समानता है। तो वो दलगत राजनीति से उठ के काम करना और लोगों के लिए काम करना, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर के लिए काम करना, वो नेताजी ने किया। इसलिए आज भी हम लोग नेताजी की बात कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी समझती कि ये देश और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर नेताजी के कर्जदार हैं। हम सब नेताजी के कर्जदार हैं। हमने आपसे छात्र राजनीति की बात की तो मैंने आपसे कहा कि बीजेपी में लोग हैं जो छात्र संघ से निकले हैं और छात्रों की बात नहीं करते। लेकिन एक बात और मैं जोड़ देता हूँ, छात्र राजनीति से निकले हुए लोग वो किसी भी दल में हों, वो उनको नेताजी का एहसान मानना चाहिए। अगर नेताजी नहीं होते तो इस देश में छात्र संघ के चुनाव नहीं होते। छात्र संघ की पैरोकारी अगर किसी ने की तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय नेताजी सदैव मुलायम सिंह यादव जी ने की। आज आप देख लीजिए, अगर दयाशंकर जी अध्यक्ष ना होते तो आज क्या मंत्री होते? अगर ब्रजेश पाठक जी अध्यक्ष ना होते तो क्या आज वो डिप्टी सीएम होते?
आपको कौन पूछ रहा होता। और ये भी सही है कि दयाशंकर जी हों या ब्रजेश पाठक जी हों, कोई बहुत संपन्न परिवार के लोग नहीं थे। मध्यम वर्ग। अगर किसी नौजवानों को, किसान के बच्चों को, गरीब के बच्चों को, दलितों के, पिछड़ों के, मध्यम परिवार के लोगों को मुख्य राजनीति से जोड़ने का काम अगर किया, किसी ने किया, तो वो केवल श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया। और अब उसी काम को आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जिस तरह से वो नौजवानों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। वो नौजवान जो कभी नहीं सोच सकते थे कि वो विधानसभा जाएंगे या विधानसभा का चुनाव लड़ सकते, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। गरीबों के 2022 में लोगों को चुनाव लड़ाया, 17 में चुनाव लड़ाया। वो नौजवान जो कभी नहीं सोच सकते थे कि वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, उनको टिकट दिया। तो ये सिर्फ समाजवादी पार्टी में संभव, और नेताजी को लोग इसलिए याद करते हैं। आपकी पार्टी के एक और बड़े वरिष्ठ और कद्दावर नेता हैं, नगर विकास मंत्री रहे 12 से 17 की सरकार में सपा की उत्तर प्रदेश में, आजम खान जी। और मैंने देखा है, आपके कई इंटरव्यूज़ देख रहा था मैं, कई बयान पढ़ रहा था, तो आप उनको लेकर बड़े मुखर हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको लेकर पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है? देखिए, पार्टी उनकी हमेशा उनके साथ खड़ी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। उनके साथ, उनके परिवार के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई, वो आज़ाद हिंदुस्तान में किसी राजनेता के साथ नहीं हुई। कोई किसी राजनेता के साथ जो कई बार मंत्री रहा हो, सांसद रहा हो, विधायक रहा हो, उस पे बकरी चोरी के मुकदमे, किताब चोरी के मुकदमे, पति पत्नी जा रहे थे और शराब की दुकान का गल्ला लूट लेने के मुकदमे, ऐसी राजनीति, ऐसे षड्यंत्र किसी भी राजनेता पे जो आज़ाद हिंदुस्तान में किसी भी नेता पे इस तरीके के मुकदमे नहीं लिखे होंगे। और जिस तरीके की ज़्यादती माननीय आज़म साहब के साथ हुई, समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो मुकदमे कानूनी लड़ाई लड़ने में जो सहयोग है, जो मदद है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। जो लोग सवाल पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनके लिए कुछ नहीं किया, वो शायद नहीं जानते कि कपिल सिब्बल जी राज्यसभा गए तो किसकी सिफारिश पे गए। वो सब जानते हैं कि किसकी सिफारिश थी। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, वो पार्टी ने उन मुकदमों को लड़ने की जो आर्थिक मदद होती है, वो आर्थिक मदद करने का काम किया। आज भी उनके मुकदमे लड़े जा रहे हैं, आज भी उनकी पैरवी हो रही है। जो पैसे खर्च होते हैं या कुछ और मदद की ज़रूरत है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी कर रही है। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो दिखावा नहीं करते हैं। और शायद इसलिए बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि माननीय आज़म साहब जेल में हैं, आपने क्या किया। हम सब लोग लगातार उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो बाहर आ जाए, और उनकी मदद, कानूनी जो मदद है, वो लगातार जारी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी समय समय पर उनकी बात को सदन में भी उठाते हैं, सड़क पे भी उठाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आपको? देखिए, व्यक्ति को लेके हम समाजवादियों की सोच, और हम छात्र राजनीति से निकले हुए लोग, हम लोग कभी व्यक्तिगत बात नहीं करते कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कैसे लगते हैं। हमारा तो झगड़ा कुर्सी से है। उस कुर्सी पे जो बैठा व्यक्ति, उनकी नीतियां हमें पसंद नहीं हैं। जो नीतियां उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठे व्यक्ति की हैं, वो नीतियां हमें पसंद नहीं हैं। और हमारा वही विरोध है विचारधारा का। उनकी विचारधारा कुछ और है, हमारी विचारधारा कुछ और है। उनकी विचारधारा पसंद नहीं है, व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि सभी जानते हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, तो अब जैसे पिछले एक दशक में बात की जाए तो जो टीवी डिबेट्स का आचरण है, उसमें थोड़ा खराबी आई है, और संभवतः आपको भी इस चुनौती का सामना करना पड़ा होगा, या हो सकता है कभी आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी खामी हो गई हो। तो इसको सुधारने के लिए क्या प्रयास होते हैं आपकी तरफ से कि टीवी पर कम से कम उसे पारिवारिक टीवी न्यूज़, पारिवारिक देखने योग्य खबर बनाया जा सके? देखिए, मैं तो कोशिश करता हूं, क्योंकि हम की अपनी पार्टी का पक्ष रखूं, और कम से कम हमारा जो शब्दों का चयन हो वो संसदीय भाषा का हो। लेकिन वो संसदीय भाषा भी कभी कभी चैनल के जो एंकर उनको अच्छी नहीं लगती। लोकसभा चुनाव से पहले सर्वे आ गए थे, साफ हो गए थे। बहुत से चैनल तो कैबिनेट की बैठकें तक दिखा रहे थे अपने चैनलों पे। तो अब भी मैं लगातार चैनल पे कह रहा था कि समाजवादी पार्टी वो अच्छा प्रदर्शन करेगी और लगभग 50 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। इस बात को लगातार बोल रहे थे। एक चैनल पे मैं गया तो मैंने उनके कि हमारा एग्जिट पोल इस पे बात करते हैं। मैंने कहा एग्जिट पोल पे आपकी क्या बात करें? हमने कहा सूचना विभाग का बजट इतना ज़्यादा है
कि जिसका दाना उसका गाना, तो उनको मेरी बात बड़ी बुरी लग गई कि ये क्या बात हुई, आप लोग कुछ करते नहीं है राजनीति में, आपका अगर रिजल्ट इस तरीके का आ रहा है तो आप कह रहे जिसका दाना उसका गाना, ये आप आरोप लगाते। तो मैंने उनसे कहा कि कल रिजल्ट आ रहा है और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कल भी मुझे डिबेट पे बुलाइएगा ज़रूर, भागिएगा मत। और फिर जितने चैनल पे गया मैं सबसे मैंने इस बात को कहा कि भागिएगा मत, कल आइए, कल मुझे बुलाइएगा। तो ज़रूर CNBC वालों ने दूसरे दिन बुलाया जब परिणाम सामने आया था। तो मैंने उनसे कहा कि कल मैंने बोला था कि जिसका दाना उसका गाना। तो क्या है कि जैसे हम लोग रिसर्च के स्टूडेंट रहे हैं, आज भी मैं PhD कर रहा हूँ, तो हमें पता है कि किस तरह रिसर्च होती है, सैम्पलिंग कैसे होती है, और सैंपल का साइज का ही सिर्फ फ़र्क नहीं होता है कि हम 10 लोगों का सैंपल लिया या 10,000 का लिया, नहीं, लेकिन इस बात का भी तो होता है एरर कि हमने सवाल क्या पूछे। भाई आप सवाल ये तो नहीं पूछ रहे कि तो आपने वोट किसको दिया, आपके सवाल तो कुछ और होते हैं। आपके सवाल होते हैं कि आपको कौन सी सरकार पसंद है, कौन सा नेता पसंद है, ये विधायक पसंद है, ये नहीं। लोग तो वोट इस पे भी दे देते हैं कि हमें ये पार्टी पसंद है, हमें व्यक्ति से मतलब ही नहीं किसको प्रत्याशी आपने बना दिया। बहुत बार ये होता है, कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें तो पसंद ही नहीं, मुझे तो इस बात से, क्योंकि यूपी और बिहार में अक्सर ये होता है, मेरी तो जात वाला लड़ रहा था इसलिए हमने वोट दे दिया, हमें तो कोई पार्टी नहीं पसंद है, या ये कह सकते मुझे तो ये पार्टी पसंद थी, लेकिन तब भी। तो वो सैम्पलिंग जो होती है, और जिस तरह से अब क्या सैम्पलिंग को भी क्या कहा जाए, जिस तरह के सर्वे होते हैं, सर्वे भी मैनेज होते हैं। आप मैनेज कर लीजिए, आपके पास संसाधन हो आप मैनेज कर लीजिए। आप जीरो पे आ रहे हो, ओवैसी जी मैनेज कर ले, हो सकता है उनके पास पैसे हो, तो ओवैसी जी हो सकता हो बहुमत की सरकार बना दिखाते हैं कि वही प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं। जो जीरो पे खड़ा हो, अगर मैनेजमेंट होता उनका तो वो भी ऊपर दिखा रहे होते। हमारे पास संसाधन होते, अगर समाजवादी पार्टी के पास, जैसे भाजपा के पास, उन्होंने अपने पूरे देश भर में 5 स्टार और 7 स्टार जैसे कार्यालय बना दिए, करोड़ों अरबों रुपया अगर हमारे पास भी होता है, और ये पैसा आता कहाँ से वो भी हमें पता होता, कोई जादू छड़ी होती, जैसे जय शाह जी घुमाते हैं, कई बार उनके पैसे करोड़ों में हो जाते हैं, वैसा कुछ होता हमारे पास, तो हम लोग भी संसाधन इकट्ठा करते, हमारे भी सर्वे आप देखते थे, यही चैनल चलाते। इनको क्या चाहिए, जो सूचना विभाग दे रहा है वही तो चाहिए, ऐड के माध्यम से पैसा। तो वो जो सूचना विभाग दे रहा है वो हम अगर देने की स्थिति में होते तो ये सर्वे भी बैलेंस हो जाते। ये आपको फिर इनके जो आंकड़े होते हैं वो दिखाते। और जिस तरह के आरोप नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने लगाए कि मीडिया माहौल बनाने का काम करता है, तो अब तो वो भी आरोप है कि आप माहौल बनाने का काम करते हैं जिससे चुनाव की जो धांधली हुई है उसको कवर किया जा सके। तो अब वो भी कवर करा जा रहा है इन सर्वों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। अच्छा, बतौर पत्रकार मैंने 2 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के देखे, एक 17 का, दूसरा 22 का। एक कमी लगी मुझे, जनसभाएं जो होती हैं मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी की, इसमें भीड़ तो पर्याप्त होती है, मतलब ऐसी भीड़ होती है कि बैरिकेडिंग टूट जाए, उतनी जगह ना हो जितनी भीड़ हो, लेकिन महिलाओं की उपस्थिति थोड़ी कम होती है या सीमित होती है। अच्छा, ये पैटर्न सिर्फ एक शहर में नहीं, ये मैं जितनी भी, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जनसभा हो या डिम्पल यादव जी की हो या जया बच्चन की हो, कई स्टार प्रचारकों की जनसभा हुई जिसमें महिलाओं की मौजूदगी दूसरे दलों की तुलना में, चाहे वो बसपा हो, भाजपा हो, अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, उनकी तुलना में थोड़ी कम थी। ऐसा क्यों? भाजपा ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई बार नारा दोहराया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला छेड़छाड़ में, महिला अपराधों में उनके नाम आए, और जिस तरह से पूरे देश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े, और ये बात जब दुनिया में चर्चा होने लगे, दुनिया में ये इस बात की एडवाइजरी जारी होने लगे हिंदुस्तान में जाने से पहले, तो वो मामला और गंभीर हो जाता है। और NCRB के आंकड़े उठा के देखिए, पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ कई जो माँ बहन बेटियों के प्रति अपराध हैं, उन अपराधों में बहुत बढ़ोतरी आई है। तो जो महिलाएं हैं उन्होंने, आपकी बात बिल्कुल ठीक, मैं इस बात को आंशिक रूप से स्वीकार कर लेता हूँ कि आपने कहा 17 से 22 के बीच, लेकिन जो 22 के बाद का समय है, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने इस आपके जो पॉइंट है उस पर काम किया। और अगर आप अभी 1 महीने पहले जाइए, जब समाजवादी पार्टी अपने संगठन की समीक्षा बैठकें कर रही थी, तो हमारा जो महिला सभा का समीक्षा बैठक हुई, तो हमारे जो हॉल की कैपेसिटी थी वो उससे कहीं दुगनी और तिगनी महिलाएं
समाजवादी पार्टी के संगठन की घटना हुई। और तब एक भारतीय जनता पार्टी के जो हैं हमारे जानने वाले हैं, वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज मैंने कई पत्रकारों से पूछा, मुझे सही जवाब नहीं मिला, आप मिल गए, आपसे पूछता हूँ, ये समाजवादी पार्टी के पास इतनी भारी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं कैसे जुड़ गई? ये आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो है चर्चा का विषय था। तो हमने कहा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं, 1090 जैसी सुविधाएं दी, लैपटॉप देने का काम किया, साइकिल देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, जिस तरह से महिलाओं के मुद्दे उठाए और उन मुद्दों पे मुखर होकर समाजवादी पार्टी लड़ी, जो हमारी बहनें हैं, जो उनका भरोसा समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा, समाजवादी पार्टी में भरोसा विश्वास बढ़ा। हम समाजवादियों ने 2022 में बहुत सी अपनी बहनों को टिकट दिया जो गरीब परिवार की थी, कोई संपन्न और बड़े परिवार की नहीं, गरीब परिवार की हमारी बहनें जो कभी सोच नहीं सकती थी कि उनको भी विधानसभा का चुनाव टिकट मिल जाएगा, टिकट लड़ने के लिए, उनको भी टिकट मिला। तो जो सम्मान महिलाओं को और माँ बहन बेटियों को समाजवादी पार्टी में मिला, उसके बाद मैं ये बात को कह सकता हूँ कि 17 के बाद 22 आया और 22 के बाद अब जब 27 आएगा तो ये बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। मेरे अंतिम 2 सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में और भाजपा शासित राज्यों में एक और बड़ा मुद्दा प्रकाश में आया, अवैध धर्मांतरण का। और भाजपा की सरकार, चाहे सदन हो या ज़मीन हो, राजनीतिक मंच हो, सामाजिक मंच हो, मुख्यतः इस मुद्दे को लेकर काफ़ी मुखर है। उसका जो रवैया है वो काफ़ी प्रतिकार भरा है। तो अब क्या लगता है आपको कि क्या इस दावे में और ये जो पूरा प्रकरण है अवैध धर्मांतरण का, कितना इसमें सच्चाई है, और अगर है तो इस पर आपका क्या टेक है? ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक हथियार है, राजनीतिक हथकंडा है। और छांगुर बाबा नहीं, छांगुर बाबा ही नहीं, बहुत से नाम गिनाए जा सकते हैं। कहीं पे धर्मांतरण को लेके अगर पूरे देश में एक समान आप कानून बना दीजिए, समाजवादी पार्टी कोई दिक्कत नहीं है। और धर्मांतरण को लेके भी जो कानून बना है उसको लेके भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ होती है कि जब सामान्य रूप से कार्रवाई नहीं होती। कहीं पे कहा जाता है कि आज कुछ लोगों ने घर वापसी कर ली। सब जानते हैं वो घर वापसी नहीं, वो भी धर्मांतरण है। लेकिन क्योंकि उससे आपको बहुत पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, या उस पर चर्चा करके कोई बहुत वोट नहीं मिलने जा रहा है, या हो सकता है चर्चा करने से मिलता भी हो उससे, तो उस पर चर्चा कम होती है। जब एक धर्म विशेष का व्यक्ति उस मामले में का व्यक्ति आता है उसमें घेरे में, जिसको लेके भाजपा को वोट बैंक की राजनीति करना, तो नेशनल चैनलों पे वो एजेंडा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना चलता है और दूसरे मुद्दे भूल जाते हैं लोग। अगर मैं आपसे सवाल कर लूँ तो शायद उसका जवाब आप ना दे पाए। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की धर्मांतरण को लेके ईसाई धर्मगुरुओं ने शिकायत की थी राष्ट्रपति से? जानकारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मुद्दा मीडिया के लिए बहुत बड़ा नहीं है। अगर मुस्लिम धर्मगुरु गए होते शिकायत करने, तब वो मुद्दा होता कि यूपी सरकार की शिकायत मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की। ईसाई समुदाय के लोग वो राष्ट्रपति के पास गए थे कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेके हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उसकी बाकायदा उन्होंने ज्ञापन दिया था, लेकिन क्योंकि उससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने जा रहा भाजपा को, इसलिए उस पर चर्चा नहीं होगी। और मैं फिर स्पष्ट कर दूं, धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, प्रलोभन दे के किया गया धर्मांतरण, वो गलत है और कानून उसके लिए बना है और कानून को अपना काम करना चाहिए, सामान्य रूप से काम करना चाहिए, बिना भेदभाव काम करना चाहिए। अंत में सर, आप जिस समुदाय से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसके हितों की बात लगभग सभी दल करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो, या सीपीआई सीपीआईएम हो, कोई भी पार्टी हो, वो अल्पसंख्यकों के और मुख्य रूप से देश में जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है उसके हित की बात करती है। लेकिन आज भी चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं जो पिछड़ापन है वो नज़र आता है। और मुझे लगता है कि वो एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से तमाम प्रकार की गतिविधियों में इस समाज के लोग लिप्त होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके उत्थान में कमी रह गई। और वो सिर्फ इस सरकार में नहीं, हर सरकार ने उनका अच्छा यूटिलाइजेशन किया इलेक्शन में, लेकिन उनके हिस्से का जो था
वो आज भी कहीं ना कहीं मिसिंग दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये स्थिति बनी रहेगी या कोई ऐसा आशावादी किरदार उभरेगा जो इस समस्या को वाकई समाप्त कर सके? समाजवादी पार्टी ने जब लैपटॉप बांटा जी। तो हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जो लोग भी उसके योग्य थे, जो हमारा क्राइटेरिया बना था नौजवानों को देने का, उन सबको लैपटॉप दिया। उसमें दलित भी थे, पिछड़े भी थे, मुसलमान भी थे, किसी भी ना धर्म को मानने वाले लोग भी थे। और आप जब मुसलमान को कहते हैं कि मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी, या दूसरे लोग कहते हैं हम दलितों के लिए भी उतना ही सोच रहे हैं, आप उनको क्यों भूल जाते हैं? उनके साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है आज के समय पे, मुझे नहीं याद कि किसी मुसलमान की बारात को किसी ने रोका हो, या किसी मुसलमान, कोई मुसलमान घोड़ी पे बैठ के जा रहा हो और उसको घोड़ी से उतार दिया गया हो। मुझे नहीं पता कि किसी करनी सेना ने किसी मुस्लिम सांसद के घर पे बुलडोजर लेके हमला कर दिया हो। तो ये अन्याय केवल मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, ये अन्याय दलितों के साथ भी हो रहा है। दलितों को भी उनके हक से वंचित किया जा रहा है, आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोई नई गाड़ी खरीद के लेके आ जा रहा है तो उस पर भी झगड़ा हो जा रहा है। अभी भी बहुत से जगहें ऐसी हैं जहाँ पे दलित समाज के लोग कुछ घरों के सामने से चप्पल पहन के नहीं जा सकते। तो ये जो पिछड़ापन है, ये जो आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की भी बात की, उसमें ये था कि दलितों से भी बदतर है। मैं कहता हूँ दोनों की स्थिति सामान्य है। दलित और मुसलमान, उन दोनों की स्थिति पूरे देश में समान रूप से उसी स्थिति में है। दोनों को ही आरक्षण की ज़रूरत है, दोनों को ही सुविधाओं की ज़रूरत है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि समाजवादी पार्टी ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, किसान और मजदूर के लिए, हमारी अपनी पार्टी की बनने के बाद से हम लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी वो लगातार इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि सबका भला हो। वो दलित भी हों, वो पिछड़े भी हों, वो अगड़े भी हों, वो अल्पसंख्यक भी हों। इसलिए अगर कोई आस और उम्मीद नज़र आती है, वो केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं जो सबका भला कर सकते हैं। और कभी दलित वो अपनी पार्टी या अपना नेता दल विशेष में देखते थे। आज मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि आज दलित समाज का लोग हों, मुसलमान हों, पिछड़े हों, वो सब आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को अपनी पार्टी समझ रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे में अपने नेता को देख रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। 2024 में हमने उसको करके दिखाया है और 27 में हम भाजपा को साफ करके दिखाएंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री फखरुल हसन चांद जी, जिन्होंने देश के समसामयिक और उत्तर प्रदेश की सियासत के तमाम पहलुओं पर विस्तृत बातचीत की। इस आशा के साथ, इस अभिलाषा के साथ कि इस वार्तालाप के सकारात्मक पहलुओं का प्रचार होगा, प्रसार होगा। मिलेंगे किसी अगली बातचीत में, तब तक के लिए नमस्कार।